हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट ईवीएस के एनसीईआरटी नोट्स के बारे में। दोस्तों अभी हम लोग पिछले वीडियो में सीटेट ईवीएस का क्लास 5 का एनसीईआरटी नोट्स सॉल्व कर चुके हैं और जो कि लगभग हम लोग 4 अध्याय तक या 3 अध्याय तक लगभग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर उसकी वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी ये वीडियो मिल जाएगी, जिससे जा करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस जो होता है, ईवीएस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। टोटल आपको पता होगा कि ईवीएस जो है कि 30 नंबर का होता है और 30 नंबर में 15 नंबर के पेडागॉजी का सेक्शन होता है और 15 नंबर जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से जो चैप्टर बच चुका था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लगातार आपको इस चैनल पे सीटेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अगला जो है कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कक्षा 5 का एनसीईआरटी फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग लगभग 3 अध्याय कर चुके थे। ठीक है, 3 अध्यायों में हमने शेर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद स्लॉथ के बारे में पढ़ा था और इनसे प्रश्न जो है कि बनते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो है कि चौथा अध्याय है खाएं आम 12 महीने। तो इस अध्याय में जो बात किया गया है इसमें आम पापड़ के बारे में बात किया गया है और जो कुछ खाने वाली वस्तुएं हैं उनको कैसे आप बचा करके रख सकते हैं कुछ दिनों तक, और जो है कि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो उसको चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है कि खाने वाली घरेलू वस्तुओं को 1 या 2 दिन तक खराब होने से बचाने के उपाय। यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों को आपको मिलान करना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट यही नहीं है, इनको जो है कि आपको मिलान करना है और ये बताना है कि आपको इन चीज़ों को बचाने के लिए यानी कई दिन यानी 2 या 3 दिन तक बचाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर दूध है दोस्तों, तो दूध को 1 या 2 दिन तक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उबाल करके रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद पके हुए जो चावल होते हैं उनको एक कटोरे में और पानी में डाल करके रख देते हैं। तो 1-2 दिन तक चावल को आप बचा सकते हैं, पका हुआ चावल। ठीक है, और उसके बाद जो हरा धनिया होता है, आप देखते होंगे दोस्तों, जो धनिया बेचने वाला होता है यानी जो सब्जी बेचने वाला होता है हमेशा धनिया पे पानी वगैरह मारता रहता है। तो उसे भिगो करके एक कपड़े में लपेट करके अगर आप रख सकते हैं तो आपका कई दिनों तक धनिया बच सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर पे फ्रिज नहीं है तो इस तरह का आप घरेलू उपाय करके बचा सकते हैं। अब देखिए प्याज और लहसुन देखे होंगे, अब तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, लहसुन को और प्याज को बांध करके और खपड़े वाले घर जो होते थे उसमें टांगा करते थे। तो वो इसलिए करते थे कि जो लहसुन है और प्याज है, लहसुन प्याज में नमी नहीं लगेगी तो आपका जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो इस तरह जो है कि दोस्तों इन उपायों को कर करके आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 दिन तक आप अपने खाने वाली वस्तुओं को खराब होने से क्या बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब आगे चलते हैं अगला फैक्ट पे, और इसमें जो बात की गई है दोस्तों, मामड़ी टांड्रा की बात की गई है, जिसे हम लोग आम पापड़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो अत्तेपुरम की एक कहानी है, अत्रेपुरम की, और ये अत्रेपुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि अत्तेपुरम उत्तर प्रदेश में है, तो आप क्या करेंगे, उसको गलत मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अत्तेपुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस जो है कि कहानी में अत्रेपुरम के बारे में, इस कहानी में टोटल बात की गई है। तो अत्रेपुरम अगर पूछेगा तो वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए अत्रेपुरम यानी आंध्र प्रदेश में मामड़ी टांड्रा को ही क्या आम पापड़ कहा जाता है, या आम पापड़ को मामड़ी टांड्रा कहा जाता है। अब ये जो है आम पापड़ यानी मामड़ी टांड्रा, ये आम से बनाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग आम से अचार बनाते हैं, आम से एक खटमिठवा जो होता है, आधा खट आधा मीठ लगता है, उसको बनाते हैं, उसी प्रकार अत्रेपुरम में आम पापड़ को मामड़ी टांड्रा कहा जाता है। और वो किससे बनाया जाता है, आम से बनाया जाता है। अब देखिए अचार रखने वाले बर्तनों को नमी दूर करने के लिए उसे धूप में सुखाया जाता है। अगर आपके घर पे भी अगर आम के अचार बनते थे पहले,
अब तो बहुत सारे ऐसे बर्तन आ गए हैं जिनमें उनको रख दिया जाता है, किसी भी बर्तन में रख दिया जाता है। लेकिन पहले जो बर्तन थे उसमें जो है कि शीशा के बर्तन जो होते थे, कांच के बर्तन होते थे, उसमें रखा जाता था, या ये चिकनी मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं उनमें अचारों को रखा जाता था। तो उसमें क्या किया जाता था, जो अचार रखने वाले बर्तन हैं उनको नमी दूर करने के लिए धूप में सुखाया जाता है। तो ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिएंगे। अब देखिए, आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या बनाया जा सकता है, आम पापड़ बना कर रख लीजिए, चटनी बना के रख लीजिए, अचार बना के रख लीजिए, टॉफ़ी बना के रख लीजिए, रस रख लीजिए। रस के रूप में जिस प्रकार आप दोस्तों क्या स्लाइस पीते हैं, मैंगो फ्रूटी पीते हैं, ये आम की ही रस को क्या किया जाता है, बचा करके रखा जाता है। तो आम को कई सालों तक चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, उसके बाद आम पापड़ बना सकते हैं, फिर टॉफ़ियाँ बना सकते हैं और रस बना सकते हैं। ठीक है। और उसी में दोस्तों कहानी में बात की गई है कि अगर आपको पुणे से कोलकाता जाना हो, कहाँ जाना हो, पुणे से कोलकाता जाना हो तो 2 दिन का समय लगता है, और इस 2 दिनों के सफ़र में आप ट्रेन से क्या करेंगे, क्या क्या बना करके लेके जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं, ये जानकारियाँ हैं, ये आपके चौथे अध्याय में इस तरह के मिलते हैं। तो आप लोगों को बार बार मैं बताता हूँ कि इसको आप लोग याद करिए, नहीं याद करेंगे तो आपको समझ लीजिए कि जितने एनसीईआरटी के प्रश्न आएंगे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हूबहू यहीं से प्रश्न एकदम बना करके देती है। एकदम जो शब्द होंगे दोस्तों, शब्द हूबहू एकदम शब्द स लिखे रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे कहाँ से आता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं भी जब पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ से ये आते हैं सभी। जब पहली बार एग्ज़ाम दिया मैं फेल हो गया, उसके बाद मैं आया घर पे, उसके बाद जब किताबें देखी, उसके बाद एनसीईआरटी देखा, तब समझ में आया कि क्या एनसीईआरटी के हूबहू शब्द पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया, तो आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करिए। और ये एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद सीधे हम लोग दोस्तों पेडागॉजी प्लस एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और जल्द ही हो सके आपको मैथ वगैरह के, पेडागॉजी वगैरह के, मतलब सारे सेट आपको मिलने लगेंगे इस चैनल पे। तो अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो ज़रूर आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। ये चैप्टर है बीज बीज बीज। ठीक है। तो इन चैप्टर में से दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और आप इसको देखेंगे, और बीजों से संबंधित कुछ इसमें फैक्ट दिए गए हैं। तो चलिए इसको फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, शिकारी पौधे के बारे में बात की गई है। ठीक है। एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, शिकार करता है। जिस प्रकार मनुष्य क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, उसी प्रकार कुछ पौधे भी होते हैं जो शिकारी होते हैं। ठीक है। अभी जो पीछे हम लोग वीडियो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि जो लोग जानवर को मारते हैं उनको हम लोग शिकारी कहते हैं। तो उसी प्रकार ये पौधा भी क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों को मारता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा कहते हैं। इसे दोस्तों घटपर्णी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। किस पौधे के नाम से, घटपर्णी। इसे घटपर्णी पौधा या मृत कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। इसको कई नामों से इसको जाना जाता है। इसको कीटभक्षी पौधा भी कह सकते हैं, इसे शिकारी पौधा भी कह सकते हैं, इसे घटपर्णी पौधा भी कह सकते हैं। अभी एक और इसका नाम मिलेगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और इस फैक्ट को जानते हैं। और इस फैक्ट से आपको बता दें 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इससे प्रश्न किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों को, मेढकों को और कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। ये जो पौधा है दोस्तों, ये क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को मारता है। जैसे चूहों को खा जाएगा, मेढकों को, कीड़े मकोड़ों को। अभी दोस्तों इसमें थोड़ा सा और शब्द बढ़ा देगा तो आप लोगों को फंसाने के लिए दे सकता है कि मान लो सर्प को मार देता है, चाहे इस तरह के जो जीव हैं उनको मारता है। अब देखिए, ये छोटे छोटे जीवों का क्या करता है, शिकार करता है। इनमें निफेंथीस, ये निफेंथीस पौधा जो है दोस्तों, इसे घटपर्णी पौधा भी कह सकते हैं, या निफेंथीस कह सकते हैं, या शिकारी पौधा, या कीटभक्षी पौधा भी आप कह सकते हैं। कई तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निफेंथीस को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहोगे, घटपर्णी पौधे के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है,
इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के जो मेघालय राज्य है वहाँ पे ये निफेंथ्रीस पौधा ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए ये जो पौधे होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कि जीवों को खा करके अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, इसलिए ये जो है कि घटपर्णी होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ये क्या करते हैं, छोटे जीवों को जैसे चूहों मेढकों को मार कर खाते हैं, जिसे निफेंथीस पौधा कहते हैं या घटपर्णी पौधा कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत में, मेघालय में, भारत के मेघालय राज्य में क्या ये पाया जाता है। तो इस तरह के जो है कि प्रश्न में दे देगा कि बताइए जो घटपर्णी पौधा ये पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, कौन गलत होगा, तो क्या बताएंगे, असम, क्योंकि असम में नहीं पाया जाता है, ये भारत के राज्य केवल मेघालय में ही पाया जाता है, आपके एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। फिर देखिए इसका जो आकार होता है लंबे घड़े जैसा होता है। एक जो है कि घड़े जैसा इसका क्या होता है, आकार होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर किसका ढक्कन लगा होता है, पत्ती का लगा होता है दोस्तों। अभी जो है कि आगे एक बड़ा सा चित्र दिखाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ जो है कि पत्ती से ढका रहता है। तो इसको अभी एक आगे बड़ा सा चित्र लगा देंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। इस घड़े से जो है दोस्तों खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े इसके पीछे क्या हो खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे शिकार करते हैं, और ये भी कितनी चतुराई से, यानी ये जो पौधे हैं कितना चतुराई से शिकार करते हैं, इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे जो है एक इमेज आपको दिखा देते हैं, और इस इमेज से फिर इसको एक बार क्लियर कर लेंगे, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए यही जो है कि घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी पौधा। एक बार इस इमेज से देखेंगे दोस्तों, ये क्या करता है, छोटे छोटे जीवों को खाता है, छोटे छोटे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर क्या करता है, फंसा करके खा जाता है। इसका आकार जो होता है घड़े के आकार का होता है। कैसा होता है, घड़े के आकार का। और ये इसका जो एक मुख है किससे ढका होता है, पत्ती से। इसका मुख पत्तियों से ढका होता है, और इससे जो है कि खास खुशबू निकलती है। क्या निकलती है, खास खुशबू निकलती है। और जो इस पे कीड़े जो है कि इससे आकर्षित होकर के आते हैं, अगर मुख में बैठ जाते हैं तो ये पत्तियों से ढक लिया जाता है, और इसमें इसके पाचक रस पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, पचा जाते हैं। और ये पौधा क्या करता है, अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, इन कीड़ों मकोड़ों से पूरा करता है। तो यही दोस्तों आपके बीच जो है कि यही घटपर्णी पौधा है, और इस घटपर्णी पौधा से बेसिक जो है कि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, और आशा करते हैं कि जब इस प्रश्न को आप पूरा पढ़ लेंगे, जब आप सेट लगाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से सेट सॉल्व होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगली जो कहानी है दोस्तों, ये एक स्विट्जरलैंड की कहानी है। वहाँ के एक वैज्ञानिक थे, यानी अब जो है कि वैज्ञानिक के रूप में आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन जब ये इनके साथ जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी 1948 की। कब, 1948 की। और 1948 में एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। यानी जो ये जॉर्ज मेस्टल साहब आपको दिख रहे हैं, ये अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे, और उसके बाद जब ये घर पे लौटे तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं, यानी उनके कुत्ते पर भी और मेस्टल साहब के भी। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और झट माइक्रोस्कोप निकाला। अब वो माइक्रोस्कोप निकाल लिए, और बीजों को बारीकी से देखने के लिए उन्होंने क्या निकाला, माइक्रोस्कोप निकाला। और देखो बीजों में छोटे छोटे हुक थे। क्या थे, जो बीज थे उस बीज में छोटे छोटे दोस्तों उनको हुक दिखे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का, ठीक है। बेलक्रो से दोनों सतहें क्या होती हैं, चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद अगर उसे आप खोलते हो तो कैसी आवाज़ आती है, चरचर की आवाज़ आती है। और तुमने क्या बस्ते में, कपड़े में, जूते में और पट्टे में इसका इस्तेमाल होते देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। यानी प्राकृतिक भी एक क्या है, एक प्रकार की
ऐसे ऐसे अपने अंदर चीज़ें संजोई रहती है जिससे आपको भी क्या सीखना चाहिए। जिस प्रकार मेस्टल साहब घूमने गए और उनके कुत्ते के सर पे और उनके कपड़ों में क्या हुआ था, एक समझ लीजिए बीज फंस गया था, चाहे जो भी हो, यहाँ पे बीज जो चिपका हुआ था। और इन बीजों को जब मेस्टल साहब आए और किससे देखे, माइक्रोस्कोप से देखे, तो उनको उनमें हुक जैसी संरचना दिखी जो कपड़ों के रेशे से फंसी हुई थी। और उन्होंने क्या किया, तभी से सोचा कि बेलक्रो बनाया जाए जो कि दो वस्तुओं को आपस में चिपका देगा, यानी दो पार्टों को आपस में चिपकाएगा। जैसे आपके पास चप्पल बहुत सारे ऐसे दिखते होंगे जिसको आप क्या हमेशा खोलते बंद करते हैं तो चर की आवाज़ आती है। जब आप भी छोटे रहे होंगे, हम लोग भी ऐसे छोटे थे, जब हम लोग का ऐसा चप्पल खरीद के आया करता था तो हम लोग हमेशा चर की आवाज़ करके उसको बार बार करके ख़राब भी कर देते थे। तो आप देख सकते हैं यही जो है कि बेलक्रो होता है, इसमें दो सतहें होती हैं, एक जो है कि चिपकाने के लिए रेशे लगे होते हैं और एक जो है कि हुक जैसा इस तरह का कुछ संरचना होती है। वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलक्रो कहते हैं। और इस बैग में भी देखेंगे तो दोनों बैगों को आपस में चिपकाने के लिए दोनों पार्टों को यहाँ पे बेलक्रो लगाया जाता है। तो बेलक्रो जो होते हैं दोनों आपस में पार्ट को चिपकाने के लिए लगाए जाते हैं और बेलक्रो में जो कि रेशे होते हैं और हुक में जा कर के फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कि बेलक्रो की कुछ कहानी थी। बेलक्रो का आविष्कार स्विट्जरलैंड से हुआ था और ये जो घटना थी 1948 की थी और इसके जो है कि खोजकर्ता जॉर्ज मेस्टल थे। ये 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा और बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि बेलक्रो क्या करता है, चिपकता है और उसको जब खोलते हैं बंद करते हैं तो चर की आवाज़ आती है। इतना फैक्ट क्लियर है, बस आपको 1948 याद रखना है और इसकी खोज किसने किया था और कहाँ हुआ था ये याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, ये जो दोस्तों आपको बताया गया कि जो बीज थी वो बीज जिस प्रकार जॉर्ज मेस्टल के कुत्ते पे और उनके कपड़ों पे आई थी, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी बीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पक्षी क्या करते हैं, बहुत सारी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चले जाते हैं, जिन्हें दोस्तों प्रकीर्णन या परागण कहते हैं, या जो भी कह लो, बीजों का परागण, चाहे बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गिलहरी भी अगर मान लीजिए दोस्तों वस्तुएं खाती हैं तो उसको लेकर के एक या एक दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं। अब कुछ जो बीज होते हैं, जैसे नारियल जो होते हैं दोस्तों, अधिकतम जो है कि नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे होते हैं, तो इनके जो बीज होते हैं समुद्र में बह करके जाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि जो नारियल होता है उसका बीज किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हम लोग बताएंगे जो नारियल का बीज होता है वो समुद्र से यानी पानी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसी प्रकार दोस्तों इसी चैप्टर में आगे बात की गई है कि जितने हम सारी वस्तुएं प्रयोग करते हैं वो खाने के लिए हो या सब्जी के रूप में हो, वो भी कहीं ना कहीं से आई हुई होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो कि बीज में ही ये जो है कि आपकी एक कविता आपको देखने को मिलेगी और इस कविता से ही प्रश्न बनते हैं। पहले इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इधर जो है कि एक साइड में आपको स्लाइड दिख रही होगी, इस स्लाइड में मैं उसका तथ्य छाट कर रखा हुआ, और इधर जो है कि आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जो एक कविता है, इस कविता से ही पढ़ करके आपको आंसर मिलने वाला है। इस कविता को जब आप पढ़ लेंगे उससे खुद क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या आंसर मिल रहा है। देखो, जिस प्रकार आपने देखा कि नारियल किसके द्वारा, पानियों द्वारा एक स्थान से बीज जा रहा था, उसी प्रकार जैसे हम लोग आज मिर्च यूज करते हैं या जैसे कॉफ़ी यूज करते हैं, तो ये भी वस्तुएं क्या है, कहीं ना कहीं से आई हुई हैं, किसी न किसी के द्वारा लाई गई हैं, तब आज हम लोग बहुत सारे बीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इसमें जो है कि कविता है आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, इसको एक बार पढ़ेंगे और आंसर इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से दुनिया के बाजार से। कहाँ से? 7 समुंदर पार से दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, जंग लड़ाई मार से। यानी व्यापार से आए, उपहार में आए, जंग से आए, लड़ाई से आए और मार से आए। ठीक है, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी, यानी हर रास्ते से आए आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, देखो एकदम साफ साफ कह रहा है एकदम साफ साफ कह रहा है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, यानी
मिर्ची जो है कहाँ की है, दक्षिण अमेरिकी की है, यानी दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई हुई है। मसालों की है यह पटरानी, किसकी पटरानी है, मसालों की। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। ठीक है, आगे देखिए। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। कौन कौन है, आलू मिर्ची, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब इधर देखिए, यहाँ एक पॉइंट आपको मिलेगा, भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी, यानी जो भिंडी है और काफ़ी है दोनों कहाँ से हैं, अफ्रीका से आए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। कह रहा है नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, यानी गोभी मटर कहाँ से आ गए, यूरोप से। ठीक है, अब देखिए। चाय असम की बाई जी, यानी चाय कहाँ से आया, असम, यानी भारत का है। आलू मिर्ची चाय जी। फिर आगे देखें। चली चीन से सोयाबीन, यानी जो सोयाबीन है कहाँ का, चीन से आया। पहुँची अमेरिका बजाती बीन, यानी जो सोयाबीन है अमेरिका क्या पहुँची, बजाती बीन। कितना अच्छा कविता है, देखिए। धूमधाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ गुड़ कई विशेष। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे, यहाँ से अब मिलेगा। रौब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन ये सब देसी। देखिए ये जो बैगन है, मूली है, सेम है, करेला है, आम है, संतरा है, बेर है, केला, ये सब कहाँ है, ये सब देसी हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। देखिए जो कविता है कितनी अच्छी कविता है, और इस कविता से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि मिर्च कहाँ से आई थी, तो ये मिर्च जो आई थी है दोस्तों दक्षिण अमेरिकी मिर्च है, और इसको पुर्तगाल के जो है कि व्यापारी लेकर के भारत आए थे। तो इस तरह जो है कि आप पूरी कविता को जब पढ़ेंगे तो इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद इधर जो है कि आपको निचोड़ मिलेगा, और इस निचोड़ को आप एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए। मिर्ची जो है हमारे देश में पुर्तगाली द्वारा लेके आए गए, और ये दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया था। और देखिए भिंडी जो काफ़ी है वो अफ्रीका की है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी, यानी जो भूरी भूरी काफ़ी है और भिंडी है ये कहाँ के हैं, ये अफ्रीका के हैं। गोभी मटर, देखो कहा है कि नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। तो गोभी मटर कहाँ से आए, यूरोप से आए। और सोयाबीन कहाँ से आए, चीन। देखो सोयाबीन चीन याद करने का तरीका है, अफ्रीका काफ़ी याद कर लीजिएगा। और असम से जो है कि दोस्तों चाय हमारा है, और भिंडी काफ़ी अफ्रीका अभी जो है कि ऊपर लिखा गया है, फिर से नीचे लिख दिया गया। और जो है कि बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, टिंडा और मेथी, ये सब क्या है दोस्तों, देसी। ठीक है, ये जो हमारे देश के हैं। और बाकी सब जो है जैसे मिर्च हो गया, काफ़ी हो गया, और भिंडी हो गई, और गोभी मटर हो गई, ये कहाँ से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं गोभी मटर। और ये जो भिंडी है और कॉफ़ी है ये अफ्रीका से आए हैं। तो इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इस तरह के जो है कि कविता को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको कविता याद हो जाएगी। और इस कविता याद भी नहीं होगी तो जो मेन पॉइंट है मैं इधर जो है कि आपको मेन पॉइंट इधर लिख लिया हूँ। आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है कि इसका दोस्तों जैसे ही क्लास 5 के जितने सारे आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे सभी का जैसे हूबहू PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जब जितने सारे अगर इसके क्लास 5 के ख़त्म हो जाते हैं तब। अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी पूरा चैप्टर बाकी है, जब पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तभी मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखेंगे दोस्तों 6वां अध्याय का क्या क्या फैक्ट है और 6वें अध्याय में क्या बात की गई है। ठीक है, तो 6वां अध्याय दोस्तों आपको NCERT क्लास 5 में मिलेगा, बूंद बूंद दरिया दरिया। और इसमें जो है कि एक दड़की माई के कहानी के बारे में बात की गई है, और घड़सी राजा थे जिन्होंने एक तालाब बनवाया था, इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी, चाहे इस चैप्टर में बात हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आप पूरी कहानी जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 650 साल पुराना गढ़सीसर तालाब गढ़सी राजा ने जैसलमेर में बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़सीसर तालाब जो है वो किसने बनवाया था, तो आप क्या बताएंगे, जैसलमेर में बनवाया था। और उसको किसने बनवाया था, गढ़सी राजा ने बनवाया था। तो ये फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1986 का जब वक्त था तो उस समय जोधपुर में सूखा पड़ गया था दोस्तों। जब 1986 का वक्त था, और ये हकीकत है एकदम, कहानी ये
हकीकत कहानी है राजस्थान की। तो 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया था और वहाँ की एक दड़की माई थी जिनका काम था बकरियों को चराना, इस तरह के उनके छोटे मोटे काम हुआ करते थे। तो उनको क्या करना पड़ता था, कभी कभी पानी भरने के लिए कई घंटों तक वेट करना पड़ता था, निकलता ही नहीं पानी था। तो वो जो क्या कि एक संघ था जो कि तरुण भारत संघ, उससे मिल करके उन्होंने एक जो है कि मुहिम चलाई और दड़की माई ने इस मुहिम ने, तरुण भारत संघ ने दड़की माई की सहायता भी की थी। तो पूछा जाता है कि दड़की माई की किसने सहायता की, तो तरुण भारत संघ ने दड़की माई की क्या की, सहायता की। अब देखिए उसी में बात की जाती है अलबरूनी की। तो अलबरूनी जो था दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था और ये जो है कि भारत में तालाबों का वर्णन किया था। अभी जो एक पैराग्राफ दिखाएंगे जिसमें अलबरूनी ने अपने शब्दों में क्या कहा था उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बावड़ी जो होता है, बावड़ी का अर्थ होता है कुआं या जलाशय। राजस्थान में जहाँ पे दोस्तों पानियों को इकट्ठा किया जाता है उसका नाम होता है बावड़ी, या जिसे हम लोग कुआं या जलाशय कहते हैं, ठीक है। तो हर एक जगहों पे, हर एक राज्यों में अलग अलग भाषाओं में किसी न किसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान में बावड़ी को हम लोग कुआं को बावड़ी कहते हैं। अब देखिए दड़की माई की जो कहानी है वो 4 गांव कथा एक है, 4 गांव कथा से लिया गया है। 4 गांव की एक कथा है, उसमें दड़की माई की जो कहानी है वो लिखी गई है। तो पूछा जाता है कि दड़की माई की कहानी कहाँ से ली गई है, तो 4 गांव कथा नाम की एक किताब है उससे उसको लिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे तरुण भारत संघ ने दड़की माई की सहायता की थी। और जो पुराने समय थे दोस्तों, बावड़ी में, तालाब में, नौला में और धारा में, ये पुराने पानी के क्या हुआ करते थे, स्रोत हुआ करते थे। जिस प्रकार इस समय हम लोग पानी के स्रोत क्या नल को मानते हैं या जो टंकी में पानियों को भर के रखते हैं वो होते हैं, उसी प्रकार उस समय बावड़ियाँ, तालाब और नौला और धारा हुआ करते थे जिसमें जल को रखा जाता था। चाहे जल के ये लोग क्या थे, स्रोत थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो जैसा कि मैं बताया था कि अलबरूनी के बारे में, यानी अलबरूनी को एक नज़र में अगर देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले यात्री भारत आए। यानी बहुत सारे भारत में यात्रा करने के लिए विदेशी आए थे, ठीक है। उसमें से अलबरूनी भी क्या था, एक था, ठीक है। जिस देश से आया था उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अभी जो कि पीछे में फैक्ट में लिखा था कि अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था, इसमें साफ साफ लिखा गया है। और देखिए इसी तरह सशब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्बेकिस्तान से कौन आया था, तो अलबरूनी आया था। इस तरह के आपके ईवीएस वगैरह के अलावा आपके इतिहास वगैरह में भी इससे प्रश्न पूछ देते हैं। तो याद रहेगा कि अलबरूनी जो है कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। और देखिए अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ख़ास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो देखिए जो अलबरूनी है वो लिखता है तालाबों के बारे में। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ एक चबूतरे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सरिया और कुंडों को जोड़ करके चारों तरफ एक क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती हैं। एक सीढ़ी भी लगी होती है दोस्तों, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो जो तालाब होते हैं चढ़ने के लिए और उतरने के लिए अलग अलग जो है कि सीढ़ियाँ होती हैं जिनसे भीड़ लगने के भी चांसेस नहीं होते हैं। तो अलबरूनी कहता है कि भारत के लोगों से हमारे देश को भी क्या सीखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनाए हुए हैं। और तालाबों के बारे में अलबरूनी ने ये शब्द कहे थे। अब देखिए आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबें से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ डाक टिकट 1973 में छपी थी जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो ये जो टिकट आपको दिख रहा है, यह टिकट जो है उसके जन्म के 1000 साल पे छपा था। ये डाक टिकट था 1973 में और उसके 1000 वर्ष होने पे क्या ये छापा गया था। तो इस तरह के कुछ दोस्तों फैक्ट जो है कि आपके एनसीईआरटी के आपको डेली हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।
अगर दोस्तों आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें। और इसी तरह हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और इस तरह के जो कि ईवीएस से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं उसको भी कराया जाएगा। और जो दोस्तों आपको सीडीपी और मैथ वगैरह के भी वीडियो जल्दी मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।